हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है टोटल लर्निंग आईटीआई पे। तो दोस्तों बज गए हैं 7 और आप सभी के बीच में मैं लेकर के आ गया हूँ आईटीआई का लाइव क्लास, है ना। साइंस का आज हम लोग तीसरा क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आपके बिहार आईटीआई के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए सारे स्टूडेंट्स तैयार है, एक बार दबा के लाइक और शेयर कर देंगे इस वीडियो को। अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी आईटीआई से रिगार्डिंग कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए दोस्तों आईटीआई का प्रॉपर एकदम वीडियोस आनी स्टार्ट होगी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का वीडियो आएगा ही आएगा, साथ ही दोस्तों आपको अब थ्योरी का, है ना, एक छोटा छोटा पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट होगी इस चैनल पे, है ना। तो चलिए भाई आज का स्टार्ट करते हैं क्लास। जो डेली क्लास होता है आपको यूट्यूब चैनल पे, वह शाम के 7 बजे पर डे होता है। तो आप सभी लोग पर डे हमारे साथ 7 बजे लाइव जुड़िए, ठीक है। अगर क्लास का पीडीएफ, क्लास का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है टोटल लर्निंग का, जिसपे 15,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी अभी जुड़े हुए हैं। वहाँ पे पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और आईटीआई तीनों के विद्यार्थी है, तो आप भी वहाँ पे शामिल हो जाइए और प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन, प्रत्येक क्लास का पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। सभी बच्चे एकदम दिल थाम के बैठे हैं और आंसर अपना कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए सर, ये देखिए पहला सवाल है। ये देखिए पहला सवाल है, कहता है कि जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है। जल में वायु का बुलबुला जो होता है, जो चमकता रहता है, वह किस लेंस की भांति व्यवहार करता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों या इनमें से कोई नहीं। देख भाई, इसका आंसर देख लो आप लोग। पानी का बुलबुला एक गोले आकार का होता है। कैसा होता है? गोल आकार का होता है, प्योर गोल होता है। और उसका जो बाहरी सतह होता है, जो उथला होता है, और उथला होने के कारण यानी बाहर की ओर फेंका हुआ होता है। तो आप लोग बताना, उथला होने के कारण कौन सा लेंस हो गया भाई? उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। उत्तल लेंस हो गया। गोल होता है ना, गोल ऐसा। तो बताओ उत्तल लेंस ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। तो इसीलिए उत्तल लेंस हो गया। चलो भाई अगला सवाल है, प्रोड्यूसर गैस का प्रमुख अवयव क्या है। प्रोड्यूसर गैस का प्रमुख अवयव क्या है ना। यहाँ पे का एक है CO प्लस H2, CO प्लस N2, CH4 प्लस CO2, H2 प्लस CO2। यहाँ पे किसका है दोस्तों प्रोड्यूसर गैस का? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाँ जी, तो याद रखिएगा दोस्तों, एक आदर्श प्रोड्यूसर गैस जो होता है दोस्तों, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO होता है, और दोस्तों नाइट्रोजन गैस यानी कि N2 होता है। तो यहाँ से साफ साफ हमको आंसर पता लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। अब दोस्तों इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कितना परसेंट होता है और नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, इसको जान लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर प्रोड्यूसर गैस में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों 34.7% के अप्रॉक्स होता है, और नाइट्रोजन आपका कितना हो जाएगा? 65.3% हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का मिक्सचर है दोस्तों प्रोड्यूसर गैस में, ठीक है। चलिए अगला सवाल, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए दोस्तों आपके साइंस का सवाल है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। और दोस्तों एक और खुशखबरी वाली बात यह है कि दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से, वो भी आपके एग्जाम में रिपीट करता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट करते हैं। ऐसे भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे आपको पढ़ने के बाद भी फायदा ही फायदा है ना। एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो जल्दी से बताएंगे इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है। टार्टरिक अम्ल होता है इमली में। अगला सवाल जो कि और इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, लगता है कि ये वाला पिछला क्लास में भी करवाए थे, ये पूछा हुआ सवाल है। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? 2010 तक के सवाल कराएंगे दोस्तों आपको, ठीक है। तो एकदम पेशेंस बनाए रखना है। पूरा वीडियो अपलोड होगा, प्लेलिस्ट में जाएगा हर एक वीडियो प्रीवियस ईयर का, है ना। जीके और जीएस ये दो सेक्शन है जो आपको पूरा दिया जाएगा। फिर मैथ का फिर सीरीज स्टार्ट होगा, फिर मैथ को भी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ट सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे गोबर गैस में जो प्रमुख अवयव है वो है मीथेन, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मीथेन है, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है, जिंक कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? CuSO4 के विलयन से
अभिक्रिया कर किस रंग का अपक्षेप बनाता है? जिंक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके किस रंग का अपक्षेप बनाएगा? तो सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। जो जितना बड़ियार होगा उसके जगह पे बैठ जाएगा। तो सो यहाँ पर से अगर हम इसका अगर रिएक्शन करवाते हैं तो यह क्या बनाएगा? सबसे पहले तो जब रिएक्शन करेगा तो यह बना लेगा जिंक सल्फेट बना लेगा और प्लस कॉपर बाहर कर देगा, है ना। कॉपर को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो अब भाई यहाँ पर से क्या हो गया, ये कैसा कलर का होता है? जिंक। तो यह भूरा कलर का होता है। कैसा होता है भाई? भूरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होता है ना। जिंक सल्फेट कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल है, ओजोन के क्षय का कारण है। ओजोन के क्षय का कारण क्या है दोस्तों? कार्बन मोनो कार्बन, क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, CO2 और इनमें से कोई नहीं। CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो भाई यहाँ पे ओजोन का जो क्षय होने का मुख्य है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो मुख्य कारक है, मुख्य कारक सबसे प्रमुख कारक है CFC। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड से भी होता है, कार्बन मोनो से भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे होता है? CFC से होता है। अगला सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से प्रथम उंगली क्या दर्शाती है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम से पहला उंगली किस चीज़ को दर्शाएगा? विद्युत को, है ना, विद्युत को, विद्युत धारा को, ऊर्जा को, विभवांतर को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। देखो भाई फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम में क्या कहता है? 3 गो उंगली था। ठीक है, 3 उंगली, और तीनों उंगली इस प्रकार था। देखो कौन कौन सा उंगली था? पहला कौन सा उंगली था? अंगूठा था, फिर तर्जनी था और मध्यमा था। इन तीनों उंगली को इस प्रकार फ्लेमिंग साहब ने अपने उंगली को इस प्रकार फैलाया कि तीनों उंगली एक दूसरे पे लंबवत थे, यानी 90 डिग्री एंगल बनाते थे, है ना। आप कैसे भी एंगल देखोगे तो वह तीनों उंगली क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। अब देखो, जिसमें प्रथम उंगली का मतलब होता है तर्जनी। प्रथम उंगली को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तर्जनी कहते हैं। और तर्जनी किस चीज को दर्शाता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, है ना, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। अंगूठा जो है वह बल की दिशा को बताता है, और जो मध्यमा है वह विद्युत धारा की दिशा को बताता है। जो बीच वाली उंगली मध्यमा उसको कहते हैं, द्वितीय उंगली भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? द्वितीय उंगली भी कहते हैं। वह किसको दर्शाता है? विद्युत धारा को दर्शाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए भाई अगला सवाल है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, थर्मोडायनेमिक सिद्धांत, ओम्स लॉ, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए भाई, विद्युत मोटर जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनरेटर भी इसी काम पे, है ना, इसी सिद्धांत पे कार्य करता है, डायनेमो जिसको कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना जो है हमारे दृष्टि पटल, अंग्रेजी में रेटिना कहते हैं, हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। जो हमारे आंख में जो लेंस लगा है, उत्तल लेंस, है ना, हमारे आंख में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। उस वे से प्रकाश, यानी प्रकाश का जो भी वस्तु की किरण अंदर जाती है और हमारे रेटिना यानी कि पीछे जो है उस पर चित्र बनता है। वो चित्र कैसा होता है? तो वह चित्र दोस्तों ध्यान रहे, वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। जो वस्तु है, जितना भी बड़ा वस्तु देख रहे हैं, अगर मान लिया जाए पहाड़ देखते हैं तो पहाड़ तो रियल में बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में बहुत छोटा होता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हम लोग पहाड़ को सीधा देख पाते हैं, लेकिन हमारे मस्तिष्क के अंदर वो क्या होता है? उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक बनता है। लेकिन हमारे दिमाग की इतनी ज़्यादा क्षमता है कि उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा दिखाता है ना, उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा दिखा देता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है, विद्युत आयरन, है ना, विद्युत आयरन के कुंडली में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? कुंडली में होना चाहिए था। ठीक है, कुंडली में किस मिश्र धातु का प्रयोग होता था? अल्किनो, ब्रॉन्ज, नाइक्रोम, या इनमें से कोई नहीं? विद्युत आयरन सबको पता है, विद्युत आयरन सबको इस्तेमाल किया है भाई। हाँ जी, तो याद रखिए, विद्युत आयरन हो चाहे विद्युत हीटर हो, इन दोनों में दोस्तों नाइक्रोम के वायर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका गलनांक और कवथनांक, जिसका गलनांक और प्रतिरोध दोनों ही मैक्सिमम होता है, हाई होता है। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है, दिया सलाई से किस फास्फोरस का प्रयोग किया
जाता है। दिया सलाई से किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दिया सलाई यानी समझ रहे हैं ना, माचिस, माचिस की तीली जो आपके घर में है उसमें कौन सा होता है, कैसा कलर का आता है? ज़्यादातर माचिस लाल कलर का आता है, क्योंकि वह लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये कैसा होता है, दिया सलाई में लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर, पता करना संभव नहीं, न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन है, एक फिजन है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है ना, न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है। किस पर? न्यूक्लियर फिजन पर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है और इनमें यूरेनियम नामक रेडियो एक्टिव ईंधन का प्रयोग करता है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा ईंधन होता है? तो यूरेनियम होता है, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है, लिग्नाइट कोयला में कार्बन का प्रतिशत क्या होता है? लिग्नाइट कोयला में कार्बन की प्रतिशत क्या होता है? कार्बन 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इनमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है दोस्तों? तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें लिग्नाइट के जो क्वेश्चन है वह 65 से 70% होता है, ठीक है। 65 से 70 के परसेंट के आसपास होता है, जिसमें लिग्नाइट में कार्बन की होती है। अगर 90 से 50 जो सबसे है ना, 90 यहाँ पे देखिए 90 से 95 की बात करें तो एंथ्रासाइट होता है। कौन सा है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, एंथ्रासाइट, ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला में 90 होता है। 80 से 70 से 85 जो होता है, 85 का ये 70 से 85 में जो होता है बिटुमिनस होता है, और 50 से 60 पीट कोयला होता है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ढलाई वगैरह में, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, जितना कार्बन रहेगा ना उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है, कैलामीन किसका अयस्क है? कैलामाइन किसका अयस्क है दोस्तों? तो देखिए कैलामाइन जो है वह जिंक का अयस्क है। किसका है? जिंक का अयस्क है। कैलामाइन का जो सूत्र होता है उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ZnCO3। ZnCO3 कैलामाइन का सूत्र होता है। चलिए भाई अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है कि निम्न में से सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन कौन सा है? निम्न में सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन कौन है? यूरेनियम और क्या है, स्ट्रांसियम, थोरियम, प्लूटोनियम। तो देखो भाई ईंधन जो है सबसे बढ़िया है ना यूरेनियम को कहा जाता है। अगर यूरेनियम ऑप्शन में नहीं, देखिए सॉरी प्लूटोनियम अगर ऑप्शन में नहीं है तब यूरेनियम मारिएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले कहेंगे फर्स्ट, इसको कहेंगे सेकंड, और उसके बाद थोरियम को कहेंगे थर्ड, है ना। थोरियम को क्या कहेंगे? थर्ड कहेंगे। तो इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। यहाँ पे जो आंसर क्या होगा वो तो प्लूटोनियम होगा, और फिर सबसे बेहतर उससे थोड़ा सा कम यूरेनियम, और इससे भी कम थोरियम ईंधन, ठीक है। आई होप अगला सवाल देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 नंबर सवाल कहता है कि पृथ्वी के समान आकार लगभग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? पृथ्वी के समान आकार का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है लगभग में? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ जी, कौन है? शुक्र, प्लूटो, मंगल, बुध। बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों, जिसका आप लोग आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो भाई आपको पता है ना, शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। उसको किसको कहा जाता है? शुक्र को, जिसको हम लोग भोर का तारा है ना, या फिर पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है। तो ये पृथ्वी के आकार का दिखता है। अगला सवाल है, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है। कहता है यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना? देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो अब पूछ रहा है कांच का वायु के, तो यहाँ पे क्या है? देखो वायु पहले है, कांच बाद में है, तो 1.8 है। अब क्या क्या उल्टा किया है, तो हम भी इधर उल्टा कर देंगे, और उल्टा करेंगे तो 10/15 आएगा, और जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 2/3 कहेंगे, और 2/3 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी में मैच किया, ठीक है। देख सकते हैं साफ साफ आपके सामने आंसर पता लग रहा है, 2/3 हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है, एक 60 वाट के बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा बहती है, 1 घंटे में इससे गुजरने वाला कुल आवेश क्या है ना, कुल आवेश क्या है? क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? पता है ना सबको, क्यू बराबर
आई टी यानी एम्पियर और टाइम, है ना, कितना एम्पियर सेकंड में, ठीक है। तो सबसे पहले 1 घंटा के लिए गुजर रहा है ना, कितना एम्पियर, हाफ। तो Q बराबर लिख देते हैं हाफ और मल्टीप्लाई कितना, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट में कितना सेकंड, तो डायरेक्ट हम कहें 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। और इसको जब आधा करेंगे 3600 सेकंड को, तो मेरे ख्याल से Q का वैल्यू 1800 कूलम आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी में साफ साफ दिख रहा है 1800 कूलम, ठीक है। Q का वैल्यू निकल गया। चलो भाई, हाँ ये याद रखिएगा आप लोग, फार्मूले यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। Q बराबर क्या फार्मूला हो जाता है, ठीक है। Q बराबर यहाँ से क्या फार्मूला हो जाता है, IT हो जाता है, ठीक है। Q बराबर क्या हो जाता है, IT हो जाता है। चलिए भाई अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कहता है एक प्रकाश की किरण की आवृत्ति 6 गुने 10 के पावर 14 हर्ट्ज है, और यहाँ पे कहता है कि यह 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में संचरण करती है, तब इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो सवाल है बहुत ही होशियारी तरीके से पूछा गया आपके एग्जाम में। देखो भाई, आवृत्ति किसी भी माध्यम में तरंग गति करे, है ना, उसका आवृत्ति से कोई लेना देना नहीं है। जितना पहले आवृत्ति था, अब कितनों भी अपवर्तनांक वाला माध्यम में घुस जाए, 10 अपवर्तनांक वाला, उसकी आवृत्ति पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना था उतना ही रहेगा। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, किसी तरंग की आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपरिवर्तित रहती है। चलिए भाई अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 केजी है, लिफ्ट के केवल में तनाव क्या होगा जब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। लिफ्ट कहाँ जा रही है दोस्तों, ऊपर की ओर जा रही है। तो यहाँ पे तनाव यानी कि टी का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तनाव का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, है ना, M बराबर G प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पर से बताइए मास कितना है सर, 500 केजी, G का वैल्यू सबको पता है 9.8 और A का वैल्यू इतना है। अगर हम कहें कि इसको अप्रोक्स अगर 10 मान लें, अगर अप्रोक्स 10 मान लें, ठीक है, अप्रोक्स अगर 10 मान लें तो कितना होगा भाई, 0.2 कम होगा, है ना, 0.2 कम होगा ना। तो एकदम एकदम सटे हुए नंबर्स को ले लेंगे, ठीक है। अगर 10 मानते हैं यानी 20 हो गया। अब 20 में अगर 500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे ख्याल से 10,000 के समथिंग आएगा। अब 10,000 के सबसे निकटतम ऑप्शन में कौन दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से 59, 5, 1, 6, सॉरी गड़बड़ हो गया क्या भाई, हाँ गड़बड़ एक चीज ये दिख रहा है, ठीक है, 5900 के आसपास ये दिखेगा। देखो 500 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा, 10 दूना का 20 हो जाएगा, और 5 दूना का 10, अच्छा कोई नहीं, यहाँ पर से ही डायरेक्ट गुना कर दीजिए, उतना क्या कर रहे हैं, 11 दशमलव, है ना, 11 दशमलव कितना आ जाएगा, 8 दूना का 16। भाई यहाँ पे प्लस करना है, फार्मूले में प्लस है, तो 9 2 11 हो जाएगा, 11.8 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, 5,900 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। गलत कर रहे थे, यहाँ बीच में प्लस का साइन था, देखो फॉर्मूले में प्लस लिख गुना कर रहे थे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए भैया अगला सवाल, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सबको पता है, ये सवाल मैंने करवा दिया, फिर से ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ था तो फिर से लिखना पड़ा, ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण। चलिए भाई अगला सवाल है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है यानी त्वरण कहला रहा है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि प्लस 4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी कह रहा है तो यहाँ पे मीटर में है, यानी कितना करेंगे, 1/4, और 1/4 कहने का मतलब 0.2 और फिर कितना हो जाएगा 5, है ना, 25। अब ये क्या होगा दोस्तों, प्लस है ना, फोकस दूरी प्लस है तो क्या हो जाएगा हमारा, लेंस भी पॉजिटिव ही होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए भाई अगला सवाल है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, 1 न्यूटन होता है। न्यूटन बराबर क्या होता है, केजी पर
केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि सर यहाँ पर से आप डायरेक्टली भी इस तरीके से याद रख सकते हैं, बल का क्या होता है F बराबर ma होता है, m का केजी, त्वरण का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यही तो आपका है, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे लास्ट है ना, यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 25, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगी, वह गति कैसी करेगी दोस्तों, तो ध्यान रहे इसका आंसर आप सभी को याद रखना है। गति, एक गति करने के लिए क्वेश्चन में थोड़ा सा, हाँ जी वो पूछ रहा है गति करेगी, तो यहाँ पे गति कैसे करेगी, तो सबसे पहले गति करने के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 केजी का द्रव्यमान का है और 1 न्यूटन है, यानी कि सर फोर्स बराबर ma हो गया, और यहाँ पे गति तो हमारे पास है ही, a हमारा क्या गति न कर रहा है, तो भाई इन दोनों का वैल्यू पता है क्या है, 1 1, तो यानी a का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है 1 हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन में कोई दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे होना चाहिए था, है ना, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था क्योंकि त्वरण से, है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल यहाँ पे 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो यह हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और फिर अगला सेशन में हम लोग 25 क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।